हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोतल या पानी चढ़ाना भी कहते हैं। तो ये आईवी फ्लूइड आखिर होता क्या है, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश साथ साथ पढ़ेंगे। इंट्रावेनस फ्लूइड की जरूरत पड़ती कब है, यानी कि आईवी फ्लूइड की जरूरत कब पड़ती है, और डिहाइड्रेशन कब कब आपको हो सकता है, यानी कि निर्जलीकरण कब हो सकता है। और पांचों प्रकार के आईवी फ्लूइड जैसे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, डी5, डी10, मेनिनटॉल, इन सभी का कंपोजिशन पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, और उसके साथ नोट में मैंने लिख दिया कि कब किस कंडीशन में आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं और इसका डोज क्या रहने वाला है। और इस तरीके से हर एक आपके आईवी फ्लूइड का सारी चीजें मैं जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में मिलाकर, यानी कि समझाने की फुल गारंटी है। और इस वीडियो के बाद आईवी फ्लूइड का आपको और कोई लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल फार्मेसी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ये हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियोस अवेलेबल हैं और अपलोड होती रहेंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, यानी कि आईवी द्रव्य क्या होता है। इसको फुल फॉर्म में इंट्रावेनस फ्लूइड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इंट्रावेनस? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे वेन में एंटर कराया जाता है। वेन कहने का मतलब है जो आपका नस है ना, उसमें एंटर कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आईवी फ्लूइड्स आर लिक्विड इंजेक्टेड इनटू पर्सन्स वेन। आईवी फ्लूइड जो है वो लिक्विड है, यानी कि तरल है, जो कि आपके पर्सन्स के, जो भी पर्सन है, पेशेंट है, उसके वेन में एंटर कराया जाता है थ्रू इंट्रावेनस रूट के द्वारा, ठीक है। और ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को प्रिवेंट करता है। कहने का मतलब है कि अगर डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो गया तो उसको ट्रीट करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आपके बॉडी में हो गए तो उसको ट्रीट करने का काम करेगा, ठीक है। फिर है इंट्रावेनस फ्लूइड को यूज कब करते हैं, क्यों जरूरी है ये। देखो, आपका बॉडी जो है ना, वाटर आपके बॉडी के हर एक सेल के लिए एसेंशियल होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पूरा बॉडी बना किससे है? सेल से। और वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी सेल इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के हर एक कोशिका के लिए जल जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनफैक्ट आवर बॉडी मेड अप ऑफ अबाउट 60% वाटर, यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी है लगभग 60% वाटर से ही बना होता है। लेकिन जब आपके बॉडी के पास एनफ वाटर नहीं होता है, योर बॉडी डजंट हैव एनफ वाटर, यानी कि जब आपके बॉडी के पास एनफ वाटर नहीं होता है तो वो कंडीशन डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण कहलाती है ना। व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेंजरसली डिहाइड्रेटेड दे नीड आईवी फ्लूइड, यानी कि जब उसे बहुत ज्यादा डेंजरसली डिहाइड्रेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड को चढ़ाना एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस जो हुए हैं बॉडी में उसको भी बेहतर करने के लिए, ठीक है। यही चीजें आपको हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60% पानी में से बना होता है और ये पर्याप्त पानी न होने पर निर्जलीकरण कहा जाता है, और उसे दूर करने के लिए आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। अब डिहाइड्रेशन कब कब हो सकता है, मेनली जब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। डिहाइड्रेशन मेनली जब आप बीमार होते हैं तो मोस्ट कॉमन केस है वॉमिटिंग। जब आपको बहुत ज्यादा एक्सेस वॉमिटिंग, बहुत ज्यादा उल्टी होने लग जाए, या डायरिया यानी कि हैवी लूज मोशन, यानी कि 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार लगातार आपको लूज मोशन हो जाए, यानी कि आपके बॉडी का जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाए, तो इससे क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि जल की कमी हो जाएगी। फिर और किस वजह से हो सकता है? मोस्ट कॉमन तो इसी की वजह से होता है। दूसरा ये भी है कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा समय बिताते हैं हीट में विदाउट ड्रिंकिंग एनफ वाटर, यानी कि आप पैदल चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना पानी वानी पिए हुए, तो उस कंडीशन में भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है लंबे समय तक करने से। या फिर आप किसी भी सीरियस इंजुरी, मान लीजिए बहुत ज्यादा हैवी ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड में मैक्सिमम क्या है? वाटर है, जल है, तो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हुआ तो वाटर भी लॉस हुआ, तो इस तरीके से आपका डिहाइड्रेशन होता है। बर्न, यदि पेशेंट जल गया तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर कोई पेशेंट है सर्जरी, उसका मान लीजिए सर्जरी हुआ है, तो वो खाना पीना खा पी नहीं सकता है, बेड पर लेटा रहता है, स्पेशली व्हेन यू स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम और अनेबल टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग। वो अनेबल है, यानी कि वो लायक नहीं है कि खा पाए या कुछ पी पाए, तो उस कंडीशन में एक बेहतर ऑप्शन होता है आईवी फ्लूइड चढ़ाना, जिससे बॉडी में आपका
जो वाटर का मात्रा है वो मेंटेन कर सकें और उसको एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकें। तो मेनली डिहाइड्रेशन किस वजह से होता है? वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से, या तो हीट में आप रह रहे हैं यानी कि गर्मी में ज़्यादा रह रहे हैं बिना पानी पिए हुए, या तो इंजरी या बर्न के कारण, या तो सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। 5 प्रकार का मेनली जो आईवी फ्लूइड होता है 5 प्रकार का होता है। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड यानी कि इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कि डायरेक्टली वेन में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि वेन यानी कि आपकी जो सिरा है उसमें आपको इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, चलो अब पहला कौन सा है? एनएस, जिसको फुल फॉर्म में नॉर्मल सेलाइन कहते हैं, नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। दूसरा है डीएनएस, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन कहते हैं। तीसरा है आरएल, रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन इसे कहा जाता है। एंड D5, D10, D25 सॉल्यूशन होता है, और एक होता है मेनिंटॉल सॉल्यूशन। इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि इसके कंपोजिशन क्या है, फिर इसको कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, क्या डोज रहने वाला है। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़े एक बार रिकॉल कीजिए, चीजों को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आईवी फ्लूइड क्या होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड है, जो कि डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को प्रिवेंट करता है या तो उसको ट्रीट करने का काम करता है। इंट्रावेनस फ्लूइड की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में यदि जल की कमी हो गई, यानी निर्जलीकरण हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में इंट्रावेनस फ्लूइड बेस्ट ऑप्शन होता है बॉडी को वापस हाइड्रेटेड करने के लिए। डिहाइड्रेशन कब कब हो सकता है? एक बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा समय हीट में बिताएं बिना पानी पिए, या तो इंजरी, बहुत ज्यादा इंजरी हो गई, ब्लड लॉस हो गया, या फिर बर्न का केस हो, जल गया पेशेंट, या तो सर्जरी हुआ हो। तो उस कंडीशन में जब पेशेंट लंबे समय तक सोया रहता है और खा पी नहीं सकता है, तो उस कंडीशन में आईवी फ्लूइड एक बेटर ऑप्शन होता है जहां हम यूज करते हैं। अब 5 प्रकार का होता है, एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25 मेनिंटॉल सॉल्यूशन। अब इन पांचों प्रकार के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है नॉर्मल सेलाइन, एनएस। एनएस का कंपोजिशन क्या होता है? तो सबसे पहले जो नॉर्मल सेलाइन है उसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए ना कि नॉर्मल सेलाइन यानी कि नॉर्मल ही होता है। स्टेराइल वाटर में ये यहाँ पे 0.9% NaCl होता है। NaCl क्या होता है? एक्चुअली टेबल साल्ट, जो जनरली घर में हम लोग नमक यूज करते हैं वही है NaCl, साधारण नमक को ही NaCl कहते हैं। तो जब आप 100 ml बोतल में, समझिए ध्यान से सुनिएगा, 100 ml का जब स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल यानी अशुद्ध जल होता है, उसमें अगर 0.9 ग्राम NaCl मिला देंगे, साधारण नमक मिला देंगे, तो वो हमारा NS बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा घर वाला जो पानी है वो अशुद्ध जल, स्टेराइल वाटर नहीं होता है, उसमें मिलाकर आप मत इंजेक्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ स्टेराइल वाटर लेना होता है। तो 0.9% NaCl पाया जाता है। नॉर्मल सेलाइन की 2 बोतल जनरली आती है, 100 ml की और 500 ml की बोतल आती है, और इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होता है। कोई पूछेगा भैया NaCl यानी कि NS में क्या होता है? तो NaCl होता है 0.9%। इसका मतलब क्या है? 0.9% मतलब क्या है? तो 0.9% का मतलब है 100 ml का यदि बोतल है तो उसमें कितना रहेगा? 0.9 ग्राम रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये देखो आपका 100 ml हो गया, 500 ml वाला बोतल हो गया, इस प्रकार से। और मार्केट में अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 30 से 40 रुपए पर 500 वाला बोतल, ज्यादातर 500 वाला यूज होता है। 500 ml वाली बोतल में 30 से 40 रुपए में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अब इसे यूज कैसे करना है, कब करना है? देखो, तो यूज तो डिहाइड्रेशन में करेंगे, चाहे कोई भी आईवी फ्लूइड हो डिहाइड्रेशन में यूज होता है, यानी पानी की कमी होने पर, है ना। उसके साथ साथ और आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो वुंड वॉशिंग, घाव को धोने के लिए। जैसे मान लो कोई घाव हो गया है, कुछ आपके बहुत ज्यादा वहां पर मतलब एक तरीके से वुंड है, लेसरेशन है, तो उस कंडीशन को वॉश करना है, क्लियर करने के, तो एनएस बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन होता है। एंड डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे चीजों को समझिए, कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो बहुत गाढ़ा होता है, तो उसको क्या होता है कि पहले उसमें एनएस मिला करके उसको मतलब पतला किया जाता है, उसे डाइल्यूट किया जाता है ताकि उसे आसानी से इंजेक्ट किया जा सके। या फिर कुछ ऐसे ड्रग आते हैं, जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है। देखिए ये सूखा है, पाउडर के फॉर्म में है, इसके साथ स्टेराइल वाटर दिया हुआ है। तो अगर स्टेराइल वाटर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप एनएस मिला करके इसे डाइल्यूट करिए और आराम से इंजेक्ट कर दीजिए, उसमें भी जरूरत होता है। और मेंटेन वाटर बैलेंस, मेंटेन वाटर बैलेंस यानी कि बॉडी में पानी की कमी को पूरा करने का काम करता है। लेकिन बात वही है कि भैया सबको क्या एनएस चढ़ा सकते हैं? नहीं।
किसको नहीं चढ़ाना है ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर किसी पर्सन को ब्लड प्रेशर की समस्या यानी हाइपरटेंशन का समस्या है, यानी कि उसका बीपी हाई रहता है, तो भूल कर भी उसे आप नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हैं। एनएस नहीं दीजिए, नहीं तो उसका बीपी और बढ़ जाएगा। कहते हैं ना, क्योंकि एनएस में क्या है, NaCl है, नमक है, और आपको पता होगा कि जिसका बीपी कम होता है उसे कहते हैं कि पानी में नमक घोल के पिलाओ, कहीं ना कहीं बीपी और बढ़ जाएगा, है ना। तो बीपी का दुश्मन है NaCl, ठीक है। हाई बीपी का दुश्मन है NaCl, याद रखना, क्योंकि इसमें NaCl नमक पाया जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंसिव वाले पेशेंट को कभी भी आप NS नहीं चढ़ाएंगे। और अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आप डायबिटिक पेशेंट को ये आइडियल होता है, यानी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है, और यहाँ पर शुगर तो है नहीं, तो आराम से ये डायबिटिक पेशेंट को आप दे सकते हैं NS। जबकि DNS आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर DNS में डेक्सट्रोज पाया जाता है, वो शुगर होता है, तो वो आप डायबिटिक पेशेंट को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि डेक्सट्रोज भी एक प्रकार का शुगर है, और पहले से उसमें शुगर बढ़ा हुआ है, और शुगर दे देंगे तो और दिक्कत होगी। तो समझ गए NS के बारे में कि आप दे सकते हैं, लेकिन कब नहीं देना है, जब कोई बीपी हाई वाला पेशेंट है, ध्यान रखिए, तो आप NS उसको भूल कर भी नहीं देंगे, ठीक है। डोज, तो डोज देखिए पेशेंट के कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। नॉर्मल सलाइन NS का कितना देना है यह मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करता है, लेकिन जनरली 24 घंटे में 2 से 3 लीटर यानी 2000 से 3000 ml यानी 2 से 3 लीटर आप चढ़ा सकते हैं। मरीज को लगभग 2000 से 3000 ml 24 घंटे के अंदर आप दे सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके इसके डोज जो है ना, पेशेंट के कंडीशन, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप इतना दे दीजिए, नहीं, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, सिचुएशन कैसा है, कितनी उसको जरूरत है, उसके हिसाब से देना है। ये चीजें आप जब क्लिनिकली प्रैक्टिस करेंगे, डॉक्टर के साथ काम करेंगे, किसी एक्सपर्ट के साथ काम करेंगे, तो आपको अनुभव होगा, ठीक है। बाकी आपको ये जब थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तो आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा, ठीक है, समझो। अब दूसरा है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, है ना। डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन इसे फुल फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती हैं, NS में सिर्फ एक था 0.9% NaCl, यहाँ पर DNS है, D एक्स्ट्रा लग गया ना, NS मतलब वही नॉर्मल सेलाइन है, देखो नॉर्मल सेलाइन है, बस डेक्सट्रोज मिला दिए, यानी कि स्टेराइल वाटर में NaCl तो 0.9% है ही, उसके साथ हम उसमें थोड़ा सा चीनी मतलब नहीं कह सकते, यहाँ डेक्सट्रोज एक प्रकार का शुगर है ना, शुगर मिला देते हैं, डेक्सट्रोज शुगर मिला देते हैं, और कितना मिलाते हैं, 5% डेक्सट्रोज शुगर मिलाते हैं, है ना, तो उसको DNS कह देते हैं। तो इसमें 0.9% NaCl होता है और 5% डेक्सट्रोज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है समझो, ये जनरली 500 ml वाले बोतल में पाया जाता है। इस बोतल में 0.9% NaCl और 5% डेक्सट्रोज पाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml स्टेराइल वाटर में जब आप 100 ml स्टेराइल वाटर लेंगे तो उसमें 0.9 ग्राम NaCl होगा और प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा, ठीक है। NS में क्या था, सिर्फ 0.9 ग्राम NaCl था 100 ml वाटर में, लेकिन यहाँ पर 5 ग्राम डेक्सट्रोज भी ऐड किया हुआ है, और इसीलिए इसे आप एक और नाम देते हैं D5NS। D5 इसलिए क्योंकि 5 ग्राम डेक्सट्रोज है, और NS यानी कि नॉर्मल सेलाइन, ठीक है, समझ रहे हो। तो DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, इसके कंपोजिशन को आपने देख लिया। DNS जनरली 500 ml वाले बोतल में आपको मिलता है। अब इसको यूज कब करना है और कब नहीं करना है। आप सोचो कि DNS में आपका क्या है, आप खुद दिमाग लगाओ। DNS में डेक्सट्रोज है यानी शुगर है, तो क्या शुगर की बीमारी, जिसको शुगर है यानी डायबिटीज है, इसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, उसे देंगे क्या, नहीं देंगे। तो वही लिख रहा है, शुगर के मरीज को DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन नहीं देना चाहिए, किसी भी कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है हाइपरटेंसिव पेशेंट है, यानी जिसका बीपी भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी बढ़ा हुआ है, क्या उसे आप DNS दे सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, DNS में नॉर्मल सेलाइन NaCl है, और अगर NaCl है तो मैंने बोला हाई ब्लड प्रेशर का दुश्मन है NaCl। अगर NaCl है तो वो उसका और जान ले लेगा, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ा देगा। तो ना ही इसको शुगर के मरीज को देना है, ना ही ब्लड प्रेशर के मरीज को देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। DNS का डिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, चाहे कोई भी IV फ्लूइड हो उसको डिहाइड्रेशन में ही यूज करते हैं, लेकिन किसको नहीं देना है, शुगर और बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का हाइपोटेंशन है, देखो हाइपर मतलब बीपी ज्यादा हो जाना, हाइपो मतलब अगर किसी का बीपी लो चल रहा है, कम है, तो चूंकि इसमें NaCl है तो NaCl उसके बीपी को बढ़ाने का काम करेगा। कहते हैं ना, पानी में नमक घोल के पिला दो तो कहीं ना कहीं बीपी आगे बढ़ता है, बीपी ऊपर चढ़ता है। तो वही चीजें हैं, आपका हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर कम होने पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर किसी को लो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, हाइपोग्लाइसीमिया केस होता है,
हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर कम है तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेक्सट्रोज है ना, शुगर, ग्लूकोज भी एक प्रकार का शुगर है, तो बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा। इंसुलिन का शॉक लग जाना है ना, उस कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी दे देना। प्लस उस कंडीशन में भी दे देना वीकनेस हो जाए, फटीग हो जाए, खा पी नहीं पा रहा है ना, खाएगा पिएगा नहीं तो बॉडी में शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो उस कंडीशन में थका, बहुत ज्यादा खा पी नहीं, 2-3 दिन से खाया पिया नहीं, कमजोर हो गया है, तो उस कंडीशन में आप डीएनएस दे दो, है ना। एनएस के बजाय डीएनएस दो, कारण क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज भी है ना। तो और एक्सीडेंटल कंडीशन हो तो उस कंडीशन में भी आप डीएनएस दे सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा बीपी और शुगर वाले पेशेंट को आप ये नहीं देंगे, लेकिन हाँ कम बीपी वाले को आप दे सकते हैं, ठीक है। चलो आप ये कंपोजिशन हो गया, यूजेस हो गया। अब डोजेज ऑफ डीएनएस की बात करें तो ये भी कंप्लीटली डिपेंड करता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की मात्रा मरीज की अवस्था एवं उसकी बीमारी पर निर्भर करेगा, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं 2500 से 3000 ml 24 घंटे में आप चढ़ा सकते हैं, यानी कि 2.5 से 3 लीटर डेक्सट्रोज यानी डीएनएस आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब है रिंगर्स लैक्टेट यानी आरएल सॉल्यूशन, जिसे आरएल को फुल फॉर्म में रिंगर्स लैक्टेट कहते हैं, ठीक है। इसको एनएस से भी बेटर माना जाता है, कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि देखो यहाँ पर आप देखो इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है, दूसरा पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, समझ रहे हो, ये कुछ है। तो वही बोल रहा है यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट कहा पाया जाता है, और ये स्लाइटली बेटर होता है NS से। अगर NS से ज्यादातर यूज आपको RL ही किया जाता है, ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। चलो इसका यूज क्या करना है, अगर डिहाइड्रेशन यानी कि आईवी फ्लूइड है तो पानी की कमी पर होगा ही होगा। अगर बॉडी में पानी की कमी के साथ साथ मान लो इलेक्ट्रोलाइट, अगर मान लो किसी को भी NS दे रहे हो आप तो कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हुआ होगा। डिहाइड्रेशन का वजह यदि डायरिया या वॉमिटिंग है, यदि डायरिया या वॉमिटिंग है यानी कि बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हुई है या डायरिया हुई है, तो डायरिया और वॉमिटिंग में ना इलेक्ट्रोलाइट भी निकल जाता है शरीर से, जो आपके सोडियम पोटेशियम है वो भी निकल जाते हैं, जिस वजह से NS ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि NS में NaCl है लेकिन और इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यहाँ पर देखो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, सोडियम पोटेशियम है ना, तो इसलिए मैंने बोला कि ये NS के कंपैरिजन ज्यादा बेटर होता है। अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, और उसको डिहाइड्रेशन हुआ है किस वजह से, वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से, तो आप NS से ज्यादा बेटर ऑप्शन RL दे सकते हैं, अगर उसे बीपी का पेशेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बीपी वाले को नहीं देंगे, हाई बीपी वाले को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी NaCl है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को, कमी को दूर करता है, यही कारण है NS से बेटर माना जाता है। ड्यूरिंग द सर्जरी भी इसको यूज किया जाता है, सर्जरी के दौरान बर्निंग कंडीशन, जल गया है, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से खत्म हो जाता है ना, तो उस कंडीशन को भी कम हो जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो गई है कुपोषण हो जाने पर भी, और हाइपोटेंशन, अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया है, अगर किसी पेशेंट का बीपी कम हो गया है तो आप बेशक उसे RL दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि RL देंगे तो उसमें NaCl है, NaCl से बीपी आगे बढ़ेगा। बाकी अगर उसमें डिहाइड्रेशन हुआ है और इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ है, तो आपका जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, वो उसके इलेक्ट्रोलाइट को भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। और आपको सुटेबल है डायबिटिक पेशेंट के लिए, आप इसे डायबिटिक पेशेंट को आसानी से दे सकते हैं। तो मैं आपको एक केस देता हूं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो डायबिटिक पेशेंट है और उसे डिहाइड्रेशन हुआ है जनरली, है ना, और उसका केस है कि वोमिटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप NS देंगे या RL देंगे? तो ज्यादा बेटर ऑप्शन RL होगा। NS भी दे सकते हैं डायबिटिक वाले को, RL भी दे सकते हैं, क्योंकि डेक्सट्रोज किसी में नहीं है, शुगर किसी में नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है, और वोमिटिंग होने के कारण या फिर डायरिया होने के कारण या बर्न होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो जाता है, शरीर में कम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसको इंप्रूव RL कर देगा, जो कि NS नहीं कर पाएगा। जबकि वुंड हीलिंग वगैरह, घाव वगैरह धोने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ज्यादातर NS का होता है, ठीक है। चलो डोजेज ऑफ RL, डोजेज ऑफ RL इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन और डिजीज पर डिपेंड करता है। ये भी चीजें, रिंगर्स लैक्टेट कितना देना है, यह मरीज की अवस्था एवं बीमारी पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ 24 घंटे में आप 1000 से 1500 ml दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग D5, D10, D25 के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसको एक्चुअली डेक्सट्रोज सॉल्यूशन कहा जाता है, डेक्सट्रोज कहा जाता है। देखो D5 मतलब यहाँ पर डेक्सट्रोज का मात्रा 5 ग्राम होगा, D10 10 ग्राम मात्रा होगा डेक्सट्रोज का, और D25 यानी 25 ग्राम मात्रा होगा डेक्सट्रोज का। देखो अगर कोई पेशेंट है जिसके ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है ना, शुगर कम हो गया है, शुगर ज्यादा नहीं, शुगर कम हो गया है,
और बहुत ज्यादा वीकनेस हो रहा है। शुगर कम होगा तो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का सोर्स क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का शुगर है, तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, और साथ ही साथ कहीं कुछ चल फिर नहीं पाएगा। तो अगर उसके में बीपी शुगर कम हो गया है तो उस कंडीशन में डेक्सट्रोज एक बेटर ऑप्शन होता है, और ये भी कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा शुगर कम है तो D25 दीजिए, उससे ज्यादा मतलब उसके हिसाब से अगर ठीक ठाक नॉर्मल कम है तो D5 दे दीजिए। मतलब जिस पर जितना जरूरत है, पेशेंट के कंडीशन को देख करके आप डिसाइड करेंगे उसे D5 की जरूरत है, D10 की जरूरत है या D25 की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम रहेगा तब D25 का यूज करते हैं। जैसे देखो D5 D25 इस तरीके से होता है। एक्चुअली D5 कहने का मतलब है 5 ग्राम डेक्सट्रोज होगा 100 ml वाटर में। अगर बात करें D10 का तो 10 ग्राम डेक्सट्रोज होगा 100 ml में, और D25 में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। यानी कि पेशेंट में कितना डेक्सट्रोज यानी कि शुगर का मात्रा कम है उसके ऊपर आप डिपेंड करेंगे कि आपको कौन सा यूज करना है। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन यूज होगा, डिहाइड्रेशन में ही यूज होगा, लेकिन स्पेशल केस क्या हो गया कि अगर किसी को बहुत ज्यादा वीकनेस और फटीग है, यानी कि थकावट है और ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन जा रहा है, तो आप D5 D10 या D25 जिस हिसाब से जरूरत है वो दे दीजिए। ठीक है, चलो वीकनेस कमजोरी होने पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना, और डिजीनेस चक्कर आने पर दे सकते हैं। डिजीनेस चक्कर कब आता है, जब बॉडी में एकदम कमजोरी हो जाता है, वीकनेस हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक है पेशेंट, उस कंडीशन में दीजिए। डोज की बात करें 24 घंटे में 2000 से 3000 ml यानी 2 से 3 लीटर आप दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नोट, शुगर के मरीज को आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं D5 D10 D25। कारण ये क्योंकि यहाँ पर पहले शुगर का मरीज है, यानी कि शुगर ज्यादा है ना। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है पेशेंट, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, तो पहले से शुगर ज्यादा और आप डेक्सट्रोज और दे देंगे तो हालत बिगड़ सकती है, ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट है मेनिनटॉल सॉल्यूशन। मेनिनटॉल सॉल्यूशन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में यदि बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर हो गया है ना, उसको शरीर में यूरिन के माध्यम से बाहर निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेनिनटॉल होता है। यानी ये एक प्रकार का डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है। डाययूरेटिक सिंपल मतलब यही समझो, ये क्या करेगा, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। आपके शरीर में यदि पानी का मात्रा ज्यादा हो गया है, और सब जो था वो सब फ्लूइड किस लिए था, पानी की कमी होने पर, जबकि ये किस लिए था, ये किस लिए, पानी शरीर में पानी ज्यादा हो गया, कहीं एडिमा हो गया, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, अगर कहीं हैवी एक्सीडेंट हुआ है, समझो बात को, आरटीए का केस है ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, और पूरा क्रेनियम में चोट लगा हुआ है और क्रेनियम में एडिमा हो गया है, पानी भर गया है, तो उस कंडीशन में मेनिनटॉल चढ़ाया जाता है। अक्सर एक्सीडेंटल केस में मेनिनटॉल चढ़ाया जाता है। अगर ब्रेन इंजुरी हुई है तो ध्यान रखना, ब्रेन इंजुरी, मैं बार बार बोल रहा हूं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इंजुरी हुई है तो मेनिनटॉल चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्या होता है ना, जो एडिमा हुआ यानी कि जो मतलब जो पानी भर गया है वो उसको बाहर निकालने का काम करता है यूरिन बना करके। तो ये एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है, और डाययूरेटिक का सिंपल काम होता है कि यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, यानी मूत्र ज्यादा बनेगा। मूत्र कहाँ से बनेगा, आपके बॉडी में जो ब्लड है उसी से, ब्लड में भी वाटर है ना, उससे बनेगा। तो इट मींस इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ये यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देता है। यह डाययूरेटिक सॉल्यूशन है, अर्थात यह यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम मेनिनटॉल 100 ml वाटर में होता है। ध्यान रखना 100 ml, अक्सर इसका 100 ml ही यूज करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं है, 500 ml की जरूरत पड़ती नहीं है, 100 ml आपका सफिशिएंट होता है। अब 100 ml में मेनली 20 ग्राम मेनिनटॉल का पाया जाता है, ठीक है। तो 100 ml पानी में 20 ग्राम मेनिनटॉल पाया जाता है। डोजेस की बात करें तो मैक्सिमम 2 से 3 बोतल 24 घंटे में आप दे सकते हैं। यूजेस की बात करेंगे तो यूज टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, आपको मूत्र बहुत ज्यादा मतलब शरीर से पानी बाहर निकालना है तो उस कंडीशन में दीजिए। एक्यूट रीनल फेल्योर, मान लीजिए एक्यूट मतलब होता है ना कि लंबे समय तक किडनी फेल हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी देर के लिए किडनी काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए किडनी नहीं काम कर रहा है, सही से ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रहा है, ज्यादा यूरिन नहीं बना पा रहा है, तो आप मेनिनटॉल दीजिए, तो किडनी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और यूरिन ज्यादा बनाएगा। एंड मेनिनटॉल सॉल्यूशन इज यूज्ड टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। बाबू याद रखना, इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि अगर किसी प्रकार का मतलब ब्रेन इंजरी हुई है तो वहां पर मेनिनटॉल चढ़ता ही चढ़ता है, ताकि आपके वहां पे जो एडिमा हो जाता है, सेरिब्रल एडिमा, यानी कि दिमाग में जो पानी भर जाता है ना, उसको शरीर के माध्यम, यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो फाइनली यही था। अगर आप चीजों को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चीजें समझ में आई है या नहीं आई है, और जो दिक्कत हुआ वो भी कमेंट कीजिए, मैं पर्सनली रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी सेंट्रल फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो वाकई आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, एक बार चैनल को विजिट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।